सबसे पहले कहानी सुनने वाले को मेरा प्रणाम। मैं आज आपको अपनी ही लिखी हुई एक कहानी सुनाऊंगी। तो दोस्तों, आइए कहानी सुनते हैं। मेरा नाम प्रिया है और आज मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में हूँ, क्योंकि मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने सही किया या गलत। आज से 5 साल पहले जब मैं कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करके निकली थी, तब मन में एक अजीब सा उत्साह था जॉब करने का। मतलब बचपन से मेरा यह सपना था कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊं और लोगों की सेवा करूं, और मेरा यह सपना पूरा भी हो गया। तो करीब 1 साल वेट करने के बाद मुझे सावित्री नर्सिंग होम में एक नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब मिल गई। तब मेरी सैलरी 7,000 थी। लोगों के लिए तो यह बहुत कम होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि शुरुआत में मुझे इतना काम नहीं आता था और मैं यहाँ पर शुरू से शुरुआत कर रही थी। कॉलेज की पढ़ाई अलग होती है और प्रैक्टिकली उस काम को करना अलग होता है। वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ में 5 लोग थे, जिनमें 4 तो लड़के थे और 1 लड़की थी। मैं बचपन से ही लड़कों से थोड़ा दूर ही रही हूँ, तो मुझे लड़कों से बात करने में हिचकिचाहट होती थी। इसलिए मैं पूरे ड्यूटी टाइम वहाँ पर जो सीनियर नर्स थी करिश्मा, उनके साथ ज़्यादा रहती थी और पूरा दिन उनसे ही काम सीखती थी, जैसे कैनुला लगाना, ड्रिप लगाना, कैथेटर और बहुत सी चीज़ें। पता नहीं चला कि कब मैं सबकी चहेती बन गई, क्योंकि मैं उम्र में वहाँ पर सबसे छोटी थी और हर कोई मुझे छोटी या गुड़िया इस नाम से बुलाता था, और सब अपने छोटे छोटे काम मुझसे ही करवाते थे। जो वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ में मेल थे, उन्हें मैं भैया बुलाने लगी और वह भी मुझे अपनी बहन की तरह प्यार देने लगे थे। जैसे कि नर्सिंग होम से मुझे घर छोड़ना, या अगर वह कुछ खा रही हैं तो अकेले न खाना, मेरा इंतज़ार करना, या अगर मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो मेरे लिए बचा के रखना और मेरी चिंता करना। मेरी जॉब लगने के लगभग 6-7 महीने के बाद एक दिन आनंद भैया, जो कि वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ में ही काम करते थे, मुझे घर छोड़ने आए। उन्होंने मजाक में कहा कि प्रिया, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मुझे ये बात थोड़ा अजीब तो लगी, पर मैंने हंस के बात टाल दी। मैंने उनसे कहा, भैया आप पागल हो गए हो क्या? फिर मैं इस बात को भूल गई। यूं ही हंसी मजाक में 2-2.5 साल बीत गए। अब हमारा सारा नर्सिंग स्टाफ एक दूसरे के काफ़ी क्लोज था। मतलब कोई भी किसी को कुछ भी कह देता, कोई एक दूसरे की बातों का बुरा नहीं मानता, एक दूसरे से मजाक करते रहते थे। अब मैं काम भी सीख गई, मुझे अच्छे से काम आता था। बाकी सारा नर्सिंग स्टाफ मुझ पर विश्वास करता था। इस बीच करिश्मा दीदी की शादी हो गई और वह वहाँ से जॉब छोड़कर चली जाती हैं। अब मैं वहाँ पर एक अकेली फीमेल नर्सिंग स्टाफ थी, बाकी सारे मेल नर्सिंग स्टाफ थे। तो मेरी उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी। मैं उनके साथ सिक्योर फील करती थी, पर मुझे कभी कभी लगता था कि आनंद भैया कुछ ज़्यादा ही क्लोज होने की कोशिश करते हैं, या उनके इंटेंशन कुछ गलत हैं। वह जिस तरीके से मुझे छूते या मेरा हाथ पकड़ते, वैसा मुझे कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ। काफ़ी टाइम से मैं यह सब फील कर रही थी, तो एक दिन मैंने गुस्से में कह ही दिया, प्लीज़ आनंद भैया, आप मुझे टच मत किया करो, दूर से ही बात किया करो। हाँ, जो बोलना है मुंह से बोलो, हंसी मजाक तो चलता ही रहता है, बस आप मुझे टच मत किया करो। मेरे यह कहने के बाद उन्होंने कान पकड़े और कहा कि सॉरी प्रिया, तू गलत समझ रही है। फिर भी अगर तुझे ऐसा लगता है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस दिन घर आकर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और मुझे लगा कि कहीं मैं ही गलत तो नहीं समझ रही थी, या मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। फिर कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो गया और आनंद भैया मुझसे अच्छे से बात करने लगे, और कुछ टाइम बाद आनंद भैया ने वहाँ से जॉब छोड़ दी। उसके बाद मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, सब कुछ सही चल रहा था कि 6 या 7 महीने बाद आनंद भैया ने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। तब तक मैं और वो भी सारी बातें भूल चुके थे और हम आपस में अच्छे से बिहेव कर रहे थे।
पर अब की बार कुछ अलग बात थी। जब आनंद भैया दिन में लंच करके आते थे तो कभी कभी उनसे ड्रिंक की भी स्मेल आती थी, क्योंकि वह वहाँ पर ड्रिंक करके आते थे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। अब फिर 1 महीने बाद से ही उनकी हरकतें बिगड़ने लगी। वह मेरा हाथ पकड़ते, बाल खींचते और कभी कभी टच भी करते, या कभी कुछ बोल दिया जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मैंने उन्हें कई बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये समझाने की कोशिश भी की कि आप मुझसे दूर रहा करें और आपको मुझसे बात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस बीच बाकी स्टाफ ने भी मेरा साथ दिया और आनंद भैया को काफ़ी समझाया कि तुम अपनी हरकतें सुधार लो, पर वह नहीं सुधरे। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरे दुपट्टे की पिन निकल गई और मैं स्टाफ रूम में जाकर पिन लगा ही रही थी कि इतने में आनंद भैया आते हैं और एकदम से मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं खुद को बचाने के लिए पीछे हटी और गिर गई। मेरा हाथ शीशे पर लगा और कट गया। हाथ कटने की वजह से खून निकल रहा था। मैं बिना कुछ कहे बाहर आई और दूसरे स्टाफ से ड्रेसिंग करवाई। ड्रेसिंग करने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। इतने में आनंद भैया भी आ गए और कहा कि पता नहीं प्रिया कैसे गिर गई। इस बार मैं चुप नहीं रही और मैंने अनिल भैया को सब सच बता दिया। अनिल भैया ने गुस्से में आनंद भैया को थप्पड़ मारा और बहुत कुछ सुनाया। कहा कि तुम आज ही रिजाइन दे दो वरना हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे। पर फिर अचानक आनंद भैया मेरे पैरों में गिर गए और माफ़ी मांगते हुए बोले कि मेरा यह इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, तू डर गई इसलिए गिर गई। मैंने इस पर कुछ नहीं कहा और घर चली आई, क्योंकि अब तक मैं समझ चुकी थी कि मेरे साथ जो भी हो रहा है यह सही नहीं हो रहा है। हाँ, एक लड़की को हमेशा फील हो जाता है कि कौन हमें किस नज़र से देख रहा है। शायद इसीलिए मुझे ये सब समझ आ गया। इसलिए अब मैंने यह सोच लिया था कि इस मंथ के लास्ट में मैं यहाँ से जॉब छोड़ दूंगी। कुछ दिन तक ऐसे ही सब चलता रहा और फिर एक दिन लगभग 1 हफ्ते बाद मैं ड्रेसिंग टेबल को सेट कर रही थी कि अचानक से आनंद भैया आए और मुझे अकेला देख मेरी कमर पर हाथ रख दिया। इससे पहले कि मैं कुछ सोच या समझ पाती, मैंने मेरे आगे रखा हुआ छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर उठाया और आनंद भैया के सर पर दे मारा। वह एकदम से नीचे गिर गए। उनके सर से बहुत तेज खून बह रहा था। मैं एकदम से चिल्लाई और रोने लगी। इतने में पूरा नर्सिंग स्टाफ वहाँ पर आ जाता है। कोई बिना कुछ कहे आनंद भैया को एम्स हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और मुझे स्टाफ रूम में मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं ठंडी सी पड़ चुकी थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। सब मुझसे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ और मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। दोस्तों, कहानी तो यही खत्म होती है, पर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि प्रिया ने सही किया या गलत।